क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, इवोल्यूशन की कहानी में और आगे बढ़ते हैं। पिछली बार बात की थी हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर। हमने देखा था कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसे काम करती है, जीन फ्रीक्वेंसी जो है उसका मतलब क्या है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमने देखा था कि जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या कनेक्शन है उसको हमने देखा था। और एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने कहा था कि किसी भी दिए गए समय पर एक पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो नियत रहती है, लेकिन उसके लिए कुछ एजम्पशंस के ऊपर बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसके आधार पर हम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझ पाते हैं। तो आपको बतलाना है व्हाट आर द एजम्पशंस। आपको बतलाना, आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बतलाना है वो कौन से एजम्पशंस थे, व्हाट आर द एजम्पशंस जो कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी होते हैं। तो आपको बतलाना है वो कौन से एजम्पशंस हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। आपको बतलाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी आप बतलाएंगे। तो चलिए, मैं आज आपसे दो क्वेश्चन करूंगा, दोनों थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनके आपको उत्तर करना है। आपको बतलाना है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए किन एजम्पशंस की आवश्यकता होती है। वो एजम्पशंस, वो आपको कंडीशंस बतलानी है। आपको बतलाना है फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडर इफेक्ट। क्लियर? ये चीजें आपको बतलाना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इवोल्यूशन की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें जो है थमना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझा है, जीन फ्रीक्वेंसी को समझा है। हमने पिछली क्लास में जो है वो देखा हमने कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसे काम करती है। तो कई बच्चों के दिमाग में आया कि सर आपने हमको जेनेटिक्स में जीन फ्रीक्वेंसी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहां पर भी करवा दीजिए, ताकि वो चीजें हमारे को एक बार रिकॉल हो जाएं और हमारे दिमाग में जो है वो पुख्ता तौर पर वो बैठ जाएं। चलिए, तो एक काम करते हैं, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में थोड़ा सा और फोकस करते हैं और कुछ एमसीक्यू को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं और फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? देखो, अब ये तो आपको पता है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, अच्छे से पता है आपको कि इन ग्राफ में से यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ये ग्राफ आपका ए है, ये ग्राफ आपका बी है, ये ग्राफ आपका जो है वो ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। के ए बी सी तीन ग्राफ आपके पास में है, तो आपको बतलाना है इनमें से कौन सा ग्राफ इनमें से कौन सा ग्राफ उस कंडीशन पर लागू हो। देखिए, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान से बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके पास ए बी और सी तीन ग्राफ हैं। क्लियर? आपको बतलाना है, एक मैं कंडीशन दे रहा हूं और बतलाना है कि उस कंडीशन पर इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो अप्लाई होगा, कौन से ग्राफ को आप जो है वो लागू करेंगे, आप कि कौन सा ग्राफ उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जैसे कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, कंडीशन ये है कि यदि हम जो है वो, यदि हम एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और उस पॉपुलेशन में हम पाते हैं कि लोगों की जो औसत ऊंचाई है, लोगों की जो औसत ऊंचाई है वो है 5 फीट 8 इंच जो है वो लोगों की औसत ऊंचाई है, 5 फीट 8 इंचेस। ठीक है, 5 फीट 8 इंच लोगों की औसत ऊंचाई है। ठीक है, और देयर आर सर्टेन पीपल जो 6 फीट से ऊपर के संख्या में कम है, जो लोग जो है 5 फीट से कम के हैं वे संख्या में जो है वो भी कम है। तो यदि एक पॉपुलेशन में आप पा रहे हैं कि आपने हजारों लोगों का स्टडी किया, आपने पाया कि मोस्ट ऑफ द लोगों का हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच से लेके 5 फीट 8 इंच के आसपास है, 5 फीट से कम हाइट वाले लोग कम हैं और 6 फीट से अधिक हाइट वाले लोग भी कम हैं। तो आप बताइए ए, बी और सी में से कौन सा ग्राफ आप वहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर फाउंडर इफेक्ट के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि क्या होता है फाउंडर इफेक्ट, तो आपको जो है वो बताना है। मैंने आपसे कहा था कि जो पॉपुलेशन कहीं पे माइग्रेट होती है, पहुंचती है, तो वो नई पॉपुलेशन का जो जीनोटाइप, जीन की फ्रीक्वेंसी है, नई पॉपुलेशन की जो जीन की आवृत्ति है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि फाउंडर मेंबर किस तरह के जीन्स को लेकर आए थे। ठीक है, फिर बॉटलनेक इवेंट क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि बड़ी घटना घटती है, पॉपुलेशन के अधिकांश लोग मर जाते हैं, तो जो जिंदा बचे लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आने वाली जनरेशंस कैसी होंगी और जीन फ्रीक्वेंसी उनके अनुसार होती है। ठीक है, तो चलिए तो कुछ एमसीक्यू देखते हैं हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर, और ये एमसीक्यू मैंने पहले भी लगवाए हुए हैं, तो आप जो है एक बार फटाफट इसको रिकॉल करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम। हमें बस दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो गोल्डन की है, वो है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा वो है p प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, p क्या है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, q क्या है रेसिसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे हम। अब आपके पास क्वेश्चन है आपके पास में कि ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक जनसंख्या हार्डी-विनबर्ग साम्यावस्था में है फॉर ए जीन विथ ओनली 2 एलील, जिसके एक जीन है इसके 2 एलील है। इफ द जीन विथ ओनली 2 एलील, ठीक है, इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील कैपिटल ए इज 0.7 के, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.7 है, मतलब 0.7 इज द स्मॉल पी। ठीक है, और बताया पूछा उसने आपसे कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा उसने आपसे। आपके पास कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है, फ्रीक्वेंसी 0.7 है, मतलब पी का वैल्यू 0.7 है। आपको पता है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, पी का वैल्यू जो है 0.7 है प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 0.7 कितना आ गया 0.3 आ गया। ठीक है, ये क्यू का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब आपको जो है वो पी क्यू आपको निकालना है। अब कैपिटल ए स्मॉल ए कितना होता है आपको पता है कि ये दिस रिप्रेजेंट दी, जैसे फॉर्मूला देखिए आप, तो मैंने कहा था आपसे एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए होगा, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, एक स्मॉल ए, एक जो है वो एक आपका जो है वो स्मॉल ए होगा, मतलब ये पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर है ना बेटा। तो मतलब क्या पूछा उसने आपसे, इसका पूछा उसने आपसे, मतलब 2pq बतलाना, आपको क्या बतलाना है, आपको 2pq बतलाना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, वो बोलते हैं सर इसमें तो केवल कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, अरे भाई वो केवल जीनोटाइप लिखा उन्होंने कि ये जीनोटाइप कितना हुआ, एक पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस जो होता है वो 2 होता है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए 2 होता है, मतलब आपको 2pq की वैल्यू बतलानी। 2pq कितना हो गया, 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 कितना हो गया बेटा 0.42 आ गया आंसर, 0.42 दीदी आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर आया बेटा 0.42 इज दी आंसर। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए एलील, आपको स्मॉल ए एलील की, आपको जो है वो स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी को बतलाना है, एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आपको बतलाना है, कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को बतलाना है। 2 चीजें पूछी हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने पूछा है कि स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगी, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप की आवृत्ति क्या होगी, एक रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में जो कि इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में है, और फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की 0.4 दे रखी है, मतलब पी का वैल्यू दे रखा उसने 0.4 क्या है पी मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, पी का वैल्यू 0.4 दे रखा है, मतलब क्यू का वैल्यू क्या आएगा आपका P प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो Q का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 इज दी Q आ गया। ठीक है, अब क्या बताना आपको कैपिटल ए स्मॉल है, मतलब आपको 2pq बतलाना है, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना हो गया 0.48 होगा ना 24, हाँ 0.48। क्या आंसर आ गया, आंसर इज दिस। अरे कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा जो हार्डी-विनबर्ग के इक्वेशन है ना, आपको सिर्फ इक्वेशन को पहचानना है कि पूछ क्या रहा है आपसे उठ के, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, और चूंकि ये सिलेबस में है एनसीईआरटी में, इसलिए बेटा आएगा एग्जाम में, आ सकता है। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन है, एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एल इज 0.6, मतलब पी का वैल्यू दे रखा उसने 0.6, क्यू का दे रखा उसने 0.4, स्मॉल एल का 0.4 दे रखा है। व्हाट वुड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इन 3 रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। अब आपको बताना है
हेट्रोजाइगस का क्या होगा, ठीक है। तो अब 3 को वर्ड को लेके कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो 3 या 4 के लफड़े में नहीं पड़ना, सिंपल सा आपको बतलाना क्या है, आपको 2pq बतलाना है। क्या बतलाना है, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4.48, अगेन आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको ये अब बोलो सर 2pq, अरे भाई क्या बोला उसने, हेट्रोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको बतलाना है हमको, ठीक है ना, ठीक। फिर ए पॉपुलेशन कंटेनिंग जीन एक्स, इसके 2 एलील है कैपिटल ए स्मॉल ए, हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम में है, जीन एक्स में यदि जीन फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए के लिए जो है 0.2 है, मतलब स्मॉल पी इज दी 0.2, ठीक है। तो एलील फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए का क्या होगा, स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि P प्लस Q इक्वल टू 1, Q का वैल्यू 1 माइनस 0.2 कितना आ गया, 0.8 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों, अरे भाई एग्जाम में आया इसलिए आपको बता रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी P प्लस Q इक्वल टू 1, ठीक है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a 1, सब एक जैसे ही है, ठीक है ना, तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, 360 का जीनोटाइप है, 1000 टोटल पॉपुलेशन है 1000 की, 360 है उसमें कैपिटल A, 480 है उसमें कैपिटल A स्मॉल a, 160 उसमें है स्मॉल a। पूछा आपसे कि कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी को बतलाना है, मतलब आपको P का वैल्यू आपको बतलाना है, ठीक है, ये उसने पूछा आपसे। अब देखो बेटा, 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, उसको हम फॉलो करें। जैसे मैंने कहा था आपसे कि कैपिटल ए जीनोटाइप होगा तो सारे गैमेट एक समान बनेंगे, तो जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी वही जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये 360 पूरा कैपिटल ए गैमेट बनेगा, सब एक जैसे बनेंगे, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए है तो 240 कैपिटल ए बनेगा, 240 स्मॉल ए बनेगा, 240 एंड 240 बनेगा ना, आधा आधा, कैपिटल ए अलग हो जाएगा, स्मॉल ए अलग हो जाएगा। स्मॉल ए है तो सारा एक समान बनेगा, मतलब पूरा 160 जो है वो स्मॉल ए बनेगा ना, पूरा 160 स्मॉल ए बनेगा। तो टोटल कैपिटल ए कितना बना, तो 360 प्लस 240 कितना हो गया, 400, 600 आउट ऑफ 1000 कितना आ गया, ये फ्रीक्वेंसी 0.6 आ गया। अरे सिंपल तरीका है ना यार, यही तो बताया था हमने जब इक्वेशन को ड्राइव किया था, हमने यही तो देखा था हमने। एक तरीका ये है सिंपल, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क में यकीन करता हूं, एकदम स्मार्ट बनिए आप, यू शुड नो। आपको पता है कि स्मॉल ए इज द रेसिसिव फिनोटाइप, फ्रीक्वेंसी होती है क्यू स्क्वायर दे रखा है 160, ठीक है। तो क्यू कितना हो गया ये, ठीक है, 160 रखा उसने, क्यू कितना हो गया आपका 160 को आपने क्या किया, आपने इसको होल स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया ये, ये आपका आ जाएगा बेटा 40, कितना आएगा 40 आएगा ना, ठीक है, हाँ 40 आ गया क्यू, ठीक है ना, 40, हाँ 40 आएगा ना, ठीक है, नहीं 40, हाँ चलिए 40 आ गया अपना। मतलब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं कंफ्यूज ना, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ठीक से सॉल्व करते हैं। क्यू स्क्वायर कितना देखा उसने, क्यू स्क्वायर ने 160 रखा आउट ऑफ 1000 देखा उसने, तो मैं एक काम करता हूं, उसको वैल्यू को ठीक करता हूं, ठीक है ना। अभी आपके से अच्छा मैथ्स नहीं, भूल गए, ठीक है, चलो 8 है ना, मतलब कितना आ गया, ऐसे किया तो हमने, क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर आपका आ गया 0.16 आएगा ना बेटा। अरे भाई सिंपल, 160 ऑब्लिक 1000 कितना आ गया, 0.16 आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया 0.4 आ गया, तो पी कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन के स्मार्ट वर्क है, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन में गलती कर गया उसमें, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि सिंपल सी बात है, 160 1000 में से 160, 100 में से 16, मतलब 0.16
0.16 क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो क्यू का वैल्यू कितना गया 0.4 आ गया, क्यू का वैल्यू 0.4 आ गया, और 0.4 यदि क्यू है तो पी कितना होगा 0.6 हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जो पहले बताया है ना, आंसर सेम आएगा। फिर इन ए पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए एलील इज 0.6, ठीक ना, मतलब क्यू का वैल्यू रखा है 0.6, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल है, मतलब अब आपको बताना है कि पी स्क्वायर क्या है, वो आपको, अरे आपसे पूछा क्या उसने ये पता होना चाहिए, उसने बोला है डोमिनेंट होमोजाइगस के फॉर कैपिटल ए जीन, मतलब पी स्क्वायर का वैल्यू बतलाना है आपको, ठीक है, कितना होगा पी स्क्वायर, ठीक है। अब Q जो है वो आपका Q है 0.6, तो P कितना हो गया, P हो गया आपका 0.4, P हो गया आपका 0.4 हो गया आपका, P हो गया 0.4 के, तो P स्क्वायर कितना हो गया आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मतलब हो गया ये 0.16 हो गया। परसेंटेज में शो करोगे इसको आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16%, आंसर आ गया, ठीक है, 16% इज द आंसर। क्लियर, ठीक है, आई बस में बैठा के, तो सिंपल सी बात है, यानी यहां पे क्या पूछा उसने, क्यू का वैल्यू दे रखा, पी स्क्वायर पूछा उसने, तो क्यू का वैल्यू दे रखा तो आपने पी निकाल लिया, 0.6 क्यू का वैल्यू था उसमें, स्मॉल एल का फ्रीक्वेंसी, पी 0.4 आया, पी स्क्वायर पूछा था उसने, क्या लिखा था उसमें, इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर कैपिटल ए, मतलब पी स्क्वायर पूछा उसने आपसे, ठीक है, तो पी स्क्वायर आपने निकाल लिया, 0.4 इंटू 0.4 0.16, परसेंटेज में कन्वर्ट किया 16%, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल 72 आर होमोजाइगस रेसिसिव, मतलब क्यू स्क्वायर कितने हैं 72 हैं, क्लियर, 200 में से आउट ऑफ 200, ठीक है ना, 100 में से कितना हो गया क्यू स्क्वायर आपका, 100 में से कितना हो गया 36 हो गया, 100 में से आपका क्यू स्क्वायर हो गया ना, 36% है क्यू स्क्वायर 100 में से, ठीक है। पूछा है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यदि क्यू स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर 36% है, मतलब क्यू स्क्वायर कितना हो गया आपका 0.36 हो गया, तो क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया 0.6, क्यू आ गया, तो पी कितना आएगा, पी आएगा 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4 आ गया पी। अरे यार मुंह जवानी क्वेश्चन है बेटा, 200 लोगों की पॉपुलेशन में से 72 होमोजाइगस रेसेसिव, मतलब स्मॉल ए क्यू स्क्वायर 72, 100 में से कितना हो गए 36 हो गए, मतलब 0.36 आया क्यू स्क्वायर, तो क्यू कितना आया क्यू आया 0.6 आपका, तो पी कितना हो गया 0.4 पी हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल द परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल इज 49%, मतलब पी स्क्वायर दे रखा है 49%, ठीक है। हेटेरोजाइगस कितने होंगे ये उसने पूछा है आपसे, मतलब आपको बताना है कि 2pq की वैल्यू आपको बतलानी है यहां पे, ठीक है। देखिए एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे। उसने बोला है आपसे कि एक रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है जिसमें 28,800 लोग जो है वो पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, और उसने कहा है कि तुमको मैंने 28,800 का आंकड़ा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम इससे खेलते रहो बैठ के और तो कंफ्यूज आउट के। सिंपल सी बात है, पी स्क्वायर दे रखा है उसने, होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस दे रखे उसने 49%, पी स्क्वायर 49%, मतलब 0.49 पी स्क्वायर है, तो पी का वैल्यू क्या आएगा मतलब 0.49 जो हो गया आपका पी स्क्वायर हो गया, तो पी का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू आया 0.7, कर लीजिए आप उसको, 0.49 को यदि आपने जो है वो पी स्क्वायर है तो पी का वैल्यू 0.7 आया, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। 2pq कितना हो गया 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, मतलब 0.42 हो गया, मतलब परसेंटेज में 42% हो गया, ये आ गया आंसर। देखो सारा खेल ये कि आपको पी पूछा क्या है, दिया क्या है, पी दिया है कि क्यू दिया है, पी स्क्वायर दिया है कि क्यू स्क्वायर दिया है, पूछा क्या है, पी पूछा है कि क्यू पूछा है, पी स्क्वायर पूछा है कि क्यू स्क्वायर पूछा है कि 2pq पूछा है, क्या पूछा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन ए पॉपुलेशन व्हाट वुड बी द एलिलिक फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलिल, मतलब आपको पी की वैल्यू बतलानी है, ठीक है, झट से नोट किया। इफ द पॉपुलेशन of 20 homozygous recessive, 320 homozygous dominant and 160 are heterozygous, ठीक है ना। अब मतलब ये उसने कहा आपसे कि जो पॉपुलेशन में यदि आप देखें 20 homozygous recessive, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है
टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी आपकी 320 प्लस 20 कितना हो गया 340, 340 प्लस 60 कितना हो गया 500 की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें से होमोजाइगस रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर कितने हैं 20 है, 20/500, ठीक है। मतलब कितना हो गया ये आपका, यदि आप देखें इसको तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर हो गया आपका 4। परसेंटेज में जाएंगे आप तो कितना हो गया ये 0.04 हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू स्क्वायर यदि 0.04 आ रहा है तो क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया 0.2 क्यू आ गया। तो पी निकालेंगे, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो पी निकालेंगे कितना आएगा आपका 1 माइनस क्यू, मतलब कितना आ गया ये 1 माइनस 0.2 तो 0.8 आ गया है ऑप्शन में, देख लो आप, है ना, ठीक है। कितना आया बेटा ये आपका आया 0.8 आया, क्लियर। देखो अब आप बोलेंगे सर आपको आता इसलिए कर दिया आपने झट से, नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि एकदम फंडा क्लियर। पूछा क्या है, इन ए पॉपुलेशन व्हाट वुड बी द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, मतलब स्मॉल पी बताना है आपको। पॉपुलेशन में 20 होमोजाइगस रिसेसिव है, 320 होमोजाइगस डोमिनेंट है, 160 हेटेरोजाइगस है, ठीक है। आपको बताना है, तो देखो बेटा मैंने कहा ना क्यू स्क्वायर दे रखा है उसने 20, टोटल 500 में से 20 कितना हो गया क्यू स्क्वायर है, मतलब आप जो है वो आपका जो है वो आपने इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया आपका, जो अब आपने जो सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका ये आया 0.04 आया, क्यू किया तो 0.2 आ गया आपका। अब आप दूसरा तरीका भी सॉल्व करने का, तरीका नंबर 2 भी इसके साथ सॉल्व करने का, वो ये आपने कहा कि आपने कहा इसमें कि तो तरीका नंबर 2 बेटा इसमें जो है वो ये है कि आप देखो, अब सिंपल सी बात है कि आपका जो है वो होमोजाइगस 20 रखा है इसमें, ठीक है। तरीका नंबर 2 ये बेटा हम सब जोड़ ले इसमें, हम देखें इसमें कि हमारे पास जो है वो जो हमने पहले सॉल्व किया तरीका कि भाई आपका आपने कैपिटल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है उसमें के, और जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, वैसे हम जोड़कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि बेहतर तरीका ये कि अभी हम उलझते नहीं उसमें, सिंपल तरीका ये कि आपने जो है वो आपके सामने क्यू स्क्वायर दे रखा था इसमें, ठीक है। डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी आपको बतलानी थी, क्यू स्क्वायर दे रखा था, 500 में से ये कितना था बेटा 20 था ये, तो आपने क्या किया सॉल्व किया आपने इसको, सॉल्व करने पे आपका कितना आया क्यू स्क्वायर आपका आया जो है वो 100 में से 4 आया आपका, 100 में से 4 आया मतलब कितना हो गया ये 100 में से 4 आया मतलब कितना हो गया 0.04 हो गया आपका, तो Q 0.2 आ गया आपका, तो P कितना आ गया, P आपका 0.8 आपका P का वैल्यू आ गया यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इफ 4% ऑफ ए पॉपुलेशन शो ए रेसिव ट्रेट, मतलब एक पॉपुलेशन का 4%, 4/100 क्यू स्क्वायर दे रखा उसने आपको, ठीक है ना, मतलब कितना हो गया ये 0.04 हो गया आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू कितना हो गया 0.2 क्यू हो गया आपका, ठीक है। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, मतलब आपको बताना है 2pq बताना आपको, ठीक है। तो q इतना 0.2 आया, तो p कितना आया, p आया 0.8 आया, 1 माइनस 0.2, ठीक है। 2pq कितना हो गया 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कितना हो गया बेटा ये 0.32 परसेंटेज में किया 32% आ गया, देखिए आ गया 32% यहां पर आ गया ये, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए तो ये तो देखिए हमने क्वेश्चन जो हार्डी विनोवे, अब आप 2 क्वेश्चन आप नोट करो, आप खुद करना के 2 होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा बेटा, ठीक है। विथ इन द स्क्विरल पॉपुलेशन एट पार्क, एक पार्क में गिलहरी की जनसंख्या में 16% शो द रेसिव फिनोटाइप ऑफ ए कर्ल टेल, के 16% एक रेसिव फिनोटाइप को दर्शाते हैं जिसमें कि मुड़ी हुई पूंछ होती है, स्मॉल टी कर्ल टेल होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल कैपिटल टी इन द पॉपुलेशन, तब उस जनसंख्या में कैपिटल टी एलिल की आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए बेटा और सॉल्व करके, ठीक है। विथ इन द स्क्विरल पॉपुलेशन एट पार्क में गिलहरी की जनसंख्या में रेसिव फिनोटाइप
घूमी हुई पूंछ वाला रेसिसिव फिनोटाइप स्मॉल टी 16% है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल टी इन द पॉपुलेशन? तब उस जनसंख्या में डोमिनेंट एलील कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको बतलाना है। ठीक है, क्लियर? Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. Next question. Within the school population at park. वही क्वेश्चन है बेटा, उसी का दूसरा फॉर्म है। एक पार्क में गिलहरी की जनसंख्या में 16% गिलहरियां, 16% मुड़ी हुई पूंछ के लिए अप्रभावी फिनोटाइप को दर्शाती हैं, स्मॉल टी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन द पॉपुलेशन? तब उस जनसंख्या में विषम युग्मज या हेट्रोजाइगोट की आवृत्ति क्या होगी? तब उस जनसंख्या में हेट्रोजाइगोट की आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शंस नोट कर लेना बेटा, है ना? क्लियर? ऑप्शंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो, ये तो बात की हमने किसके, जीन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस के ऊपर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो थे उनके ऊपर हमने बात किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है स्पेशल। अब देखो बेटा, मैंने जीन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन क्यों दोहरा दिए, मैंने इसलिए दोहरा दिए, मैंने कई बच्चों को लगा कि सर हमने तब मिस कर दिया, तब हमको समझ में कम आया, तो मैंने कहा एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने एक बार और बतला दिया। तो कई बार मैं ऐसा करता हूं बेटा, कुछ चीज को मैं दोबारा भी बतला देता हूं आपके वेलफेयर में, ताकि आपको चीजें याद है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि काम तब तक नहीं निपटता है जब तक वो दिमाग के अंदर ना हो। ठीक है, मतलब हमें एग्जाम में हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आना है और पूरे समय इंफॉर्मेशन को अपने मस्तिष्क में रखना है। कई बच्चों को लगता है कि अच्छे नोट्स बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे तो शायद चमत्कार हो जाएगा। नहीं होगा। आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि आपको जो पढ़ना है वो दिमाग के अंदर रिटेन करना है। ठीक है, और यही आपके साथ एग्जाम में जाएगा, कुछ एग्जाम में साथ आपके नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज लर्न एवरी डे, हर दिन सीखिए, दिमाग में रखिए, रिटर्न कीजिए, एक दूसरे से पूछिए। और मैं देखता हूं कई बच्चे बड़े अच्छे हैं, कोई मान लीजिए कोई वीडियो का प्रीमियर होता है, लाइव होता है, लाइव चैट चालू होता है उसमें, तो वो मालूम है क्वेश्चन पूछते एक दूसरे से, फालतू बकवास नहीं करते वो कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, अरे आ गई तू, अरे कहां थी तुम, अच्छा तुम चलो, हे ये फर्स्ट में लिखेगा वो कि फला बेस्ट, ये बेस्ट, ये सर अच्छे, वो अच्छे, वो वाला बेस्ट, ठीक है ना, नमकीन ना, तमाम, मतलब भगवान जाने क्या क्या। तो वो सब फालतू बात नहीं, क्या बात करते हैं वो, पूछते क्वेश्चन, बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, डार्विन फिंचेस का साइंटिफिक नेम क्या है, डार्विन किस समय जहाज पर चढ़े थे, बताओ, ईयर बताओ। मतलब तो मुझे लगता है वो बच्चे सच में, यदि वो कहीं पे हैं प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट, तो भी उनमें जो है वो पूरे समय दिमाग में वही चल रहा होता है, कंटेंट पढ़ रहे होते हैं उनके। वो ऐसे लोग जो है वो अपने ब्रेन को जो है कभी भी क्या करते हैं, जब भी कभी समय मिलता है ना, तो वो उस ब्रेन में अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे होते हैं, एंड डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेस। क्योंकि कारण ये कि सोते जगते उठते बैठते आपके दिमाग में यदि नीट चलेगा ना, आप फोड़ के आएंगे। और केवल उतनी समय, जितने समय पढ़ रहे हैं उतने समय नीट है, बाकी समय फिर दुनिया भर का ज्ञान अपने पास है। अभी तो इतने बड़े बड़े हो गए हम टीचर भी जज करने लगे, इतने बड़े बड़े हो गए हम एक्सपर्ट ओपन, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये जो पढ़ाते हैं सर, उसके बाद में ना मतलब मजा कम आता है, मजा आना चाहिए। अरे वो देखो वो बड़ा अच्छा है, वो पढ़ाने के बाद में है ना, वो उनकी जैसी पढ़ाना खत्म होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे वो अपना फिजिक्स में क्वेश्चन लगवाते हैं सर, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में है ना फिर दो लोग आते से टिंग 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 टिंग। समझ गए ना आप क्या है टिंग 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 टिंग? ये समझ गए, आईपीएल जैसा मजा आता। तो भैया ऐसा नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लीजिए, है ना, ये टिंग 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 से कुछ नहीं होता, है ना। जिंदगी है ना, यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी आपको ऐसी बना देगी, चीयर बॉय या चीयर गर्ल। लाइफ बड़ी ब्रूटल होती है, जब मौका मिला है ना तब आगे बढ़ जाइए, मशाल लेके आगे बढ़ जाइए,
क्रांति बनके, तो दुनिया पीछे पीछे आएगी, नहीं तो उसी भीड़ का हिस्सा बनके डांस करना पड़ेगा पीछे। याद रखिए, वैल्यू जो है वो आपको खुद अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़िए, लर्न कीजिए, दिमाग में रखिए, पूछिए एक दूसरे से। समझ में आई बात? चलिए, तो अभी हम आते हैं वापस लौट के मुद्दे पे कि हम बात करेंगे बेटा स्पेसिएशन की बात करेंगे हम, ठीक है। क्या होता है प्रजातिकरण, कैसे प्रजातियां बनती है, डार्विन ने बहुत कुछ बतलाया, लेकिन एनसीईआरटी एक जगह पर यहां पर आके चुप हो जाता है। और उसके बाद अब हमें खोजना है कि वो चीजें क्या हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी जो लिखी हुई है, ठीक है। देखिए, प्रजातिकरण की हम बात करें, स्पेसिएशन की हम ये बात करें, तो इसका मतलब होता है कि किस प्रकार से एक प्रजाति का एनिमल या प्लांट स्पीसीज का विकास हुआ है, ये हमें समझना होता है कि स्पेसिएशन ऑकर्स व्हेन ए ग्रुप विथिन ए स्पीसीज सेपरेट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ इट्स स्पीसीज एंड डेवलप इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, हमेशा ऐसा मानते हैं कि हमेशा पहले से प्रेजेंट एक प्रीमिटिव स्पीसीज जो होती है, उस स्पीसीज से ही नई प्रजातियों का अलग अलग दिशाओं में विकास होता है। और यही फंडा जो है डार्विन का, यही कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रांच्ड, क्या था, ब्रांचिंग था उसमें, ठीक है। हमने देखा था ना उसमें कि डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन होता है कि ब्रांचिंग डिसेंट्स होते हैं के, तो ब्रांचिंग डिसेंट जो है वो अलग अलग, तो ये ऐसी एक शुरुआती प्रजाति होती है, उसमें से कुछ लोग थोड़े अलग कैरेक्टर शो करने लगते हैं और धीमे धीमे वो कैरेक्टर इतना अलग हो जाते हैं कि वो एक नई प्रजाति बन जाती है, ठीक है। स्पेसिएशन ऑकर्स, प्रजातिकरण कब होता है, जब एक ग्रुप जो होता है एक प्रजाति के अंदर, वो दूसरों से मेंबर से अलग हो जाता है और अपनी खुद की स्पीसीज को बनाने की कोशिश करता है। कुछ कैरेक्टर्स के अलग आते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आते हैं और इतने अलग हो जाते हैं वो लंबे समय तक वो कैरेक्टर इतने अलग होते हैं कि वो एक नई प्रजाति के रूप में, एक नई स्पीसीज के रूप में डेवलप हो जाता है। मतलब फंडा यहां पर ये आया निकल के, यहां पर जो है वो कुल मिला के फंडा ये निकल के आया कि भाई अलग हो जाने पर विकास होता है। सुनना बात को। अब आपको एक जीवन का गूढ़ सत्य बताता हूं, बहुत बड़ा सत्य। जब तक हम बहुत परिवार में निटेड रहते हैं, साथ में रहते हैं ना, हम बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, बहुत अधिक हमको जो है वो सुरक्षा मिली होती है। आपको पता है जितने बच्चे मेडिकल कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, उनको परिवार छोड़ के कॉलेज जाके रहना पड़ता है, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं वो लोग, बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्हें नए तरह का माहौल मिलता है, नए लोग मिलते हैं, उनको सीखना पड़ता है कि यार कैसे अपने हितों की रक्षा करें, कैसे हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है। जब बाहर हम जॉब करने जाते हैं, देखते हैं अरे लोग किस प्रकार से बात करें, डांट भी पड़ रही होती है, सुनना भी पड़ती चार बातें, ठीक है, मन भी खराब होता है, पर सीखते हैं हम कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हम कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल या बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती है, धोखा खाने से आती है कि अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा लोग करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता है, पर तब भी हम यकीन करते हैं। धोखा खाने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों पे यकीन करना बंद कर दें। हमने भी बहुत सारे लोग देखे इस दौरान की जो बहुत सारी चीजें हमको लगा कि अरे हम तो यकीन करते थे पर लेकिन ऐसा हुआ, ये किया, कोई बात नहीं। एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू। लोग कहते हैं कि आदमी बदल गया, आदमी नहीं बदला, वो लोगों से इंटरेक्ट करना सीख गया, वो आपकी मंशा को समझना सीख गया। और आप कहते हैं आदमी बदल गया, आदमी नहीं बदला, लोगों के प्रति व्यवहार करना उसने सीख लिया उसने। तभी लोग कहते हैं अरे हम तो ऐसा सोचते हैं, वो तो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, कुछ हुआ नहीं, वो इंटरेक्शन का परिणाम होता गया। हम कहते हैं 20 साल का था जब ये इस तरह का था, आज 40 ईयर का है तो ऐसा है हो गया, ये क्यों हो गया ऐसा है, अलग इंसान बन गया। जब इंसान अलग बन सकता है, व्यवहार की बात कर रहे हैं हम, प्रकृति में तो ये घटनाएं कब से घट रही, जाने कब से घट रही है। प्रकृति कहती है कि भैया ऐसा है कि सबसे पहला फंडा तो ये है कि अलग रहना पड़ेगा, अलग रहोगे, कुछ यूनिक कैरेक्टर डेवलप करोगे तो नई प्रजाति का विकास होगा। तो पहले तो प्रबंध करते हैं भैया अलग कैसे रहने का, कैसे मतलब प्रजातिकरण की सबसे पहली खासियत तो यह कि प्रजाति के कुछ मेंबर जो हैं वो अलग हट जाएं, बाकी लोगों से वो रिप्रोड्यूस ना करें, तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना धीमे धीमे शुरू होंगे उसमें, ठीक है। देखिए
द डिमांड ऑफ ए डिफरेंट इन्वायरमेंट और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर ऑफ न्यू ग्रुप विल डिफरेंशिएट द न्यू स्पीसीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर के। एक नया आवास हैबिटेट का सामना करना पड़ा, नए कैरेक्टर को डेवलप करना पड़ा जिंदा रहने के लिए, और धीमे धीमे ऐसे करते करते जो नई प्रजाति बनेगी, नई स्पीसीज बनेगी, वो पेरेंटल स्पीसीज से अलग होगी। ठीक है, और ऐसा ही एग्जाम्पल था, एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज दी गैलापागोस फिंचेस। ठीक है, जो डार्विन ने जो चिड़ियाएं देखी थी, डार्विन की जो फिंचेस थी, जो हम कहते हैं कि डार्विन ने जिन छोटी चिड़ियाओं का अध्ययन किया था, जियोस्पिजा, इस चिड़ियाएं जो थी वो इक्वाडोर के मेनलैंड की चिड़ियाओं से अलग थी। वो भी कैसे हुई, वहां पे भी जब अलग अलग जब गैलापागोस आइलैंड में जो एक आर्चिपेलागो था, वहां चिड़ियाएं पहुंची, अलग अलग तरह का फूड अवेलेबल था। कहीं पर जो है खाने के लिए कैक्टस अवेलेबल थे, कहीं पर सीड अवेलेबल थे, कहीं पर जो है वो इंसेक्ट्स केवल प्रेजेंट थे। तो धीमे धीमे उन्होंने अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपनी चोंच के आकार को उन्होंने जो है वो जो डिफरेंट चोंच थी उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और फाइनली वो चिड़ियाएं जो है वो वहां पर रहने लगी, वो अलग अलग दिखने लगी, अलग अलग प्रजातियां बन गई फाइनली। Different species of these birds live on different islands in the Galapagos archipelago located in the Pacific Ocean of South America. दक्षिणी अमेरिका के प्रशांत महासागर में जो गैलापागोस आर्चिपेलागो है उसमें कई सारे डिफरेंट आइलैंड्स हैं, वहां पर इन चिड़ियाओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, दिस फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच वन अनदर बाय द ओशन के, और ये चिड़ियाएं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर इसलिए नहीं जाती थी कि उस चिड़ियाएं छोटे आकार की थी और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने पर लंबा सफर तय करना पड़ता था और बीच में समुद्र था, तो चिड़ियाएं जनरली वो प्रेफर नहीं करती थी जाना। ठीक है, 1 million of years each species of finch develop a unique beak and over millions of years each species of finch develop a unique beak that is specially adapted to the kind of food it eats। के क्या हुआ, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि चिड़िया वहां पहुंची, अगले दिन बोला, अगले दिन सो के उठी, अरे चोंच बदल गई मेरी। क्यों चोंच बदल गई तेरी भाई? इसलिए कि यहां पे इंसेक्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं हुआ, ये मिलियंस ऑफ ईयर का परिणाम है, लाखों वर्षों का वक्त लग गया इसको होने में, कि एकदम से नहीं होता, लाखों के मिलियंस ऑफ ईयर्स में हर एक जो प्रजाति थी चिड़िया की उसने अपनी यूनिक चोंच को उसने डेवलप कर दिया, और ये उसके अकॉर्डिंग थी जिस तरह का फूड वहां आइलैंड पर अवेलेबल था। ठीक है, देखिए सबकी चोंच अलग अलग दिखाई पड़ रही है, सीड ईटर अलग है, इंसेक्ट ईटर अलग है, के चोंच में हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, Some finches have large blunt beak that can crack the hard shell of the nuts and seed के, कुछ चिड़ियाओं की चोंच जो है बड़े साइज की थी, ब्लंट थी, ताकि वो सीड को खा सकें, सीड को तोड़ सकें, वो नट्स जो होते हैं उनके कठोर आवरण को तोड़ सकें। ठीक है, अदर फिंचेस हैव लॉन्ग थिन बीक दैट इट कैन प्रोब इनटू कैक्टस फ्लावर के, कुछ चिड़ियाओं की चोंच लंबी थी, पतली थी, ताकि वो कैक्टस के फ्लावर में से फूड को ले सकें, खा सकें उसमें। ठीक है ना, स्टिल अदर फिंचेस है मीडियम साइज बीक, कुछ इसके बाद बावजूद कुछ चिड़ियाओं की चोंच जो है वो मीडियम साइज की थी, ताकि वो इंसेक्ट को पकड़ सकें उठ के, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड। अब देखिए कारण क्या था इसके पीछे, यानी ये प्रजातिकरण क्यों हुआ, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बीच में प्रेजेंट था, महासागर प्रेजेंट था, क्योंकि चिड़ियाएं जो है वो एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर पाई वो, और धीमे धीमे उनके अंदर जो है वो कैरेक्टर प्रेफर करने होने लगे जो वहां पर फूड लेने में उनको आसान बनाया करते थे। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो चोंच जो है वो वैसी डेवलप। देखिए क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि कुछ चिड़ियाएं जो है उन जब जो चिड़िया वहां पहुंच गई होंगी, रिप्रोड्यूस किया उन्होंने, कुछ चिड़ियाओं की चोंच वहां पर जो है वो ऐसी रही होगी, थोड़ी लंबी रही होगी, वो कैक्टस में से रस ले लेते होंगे, बाकी चिड़ियाएं नहीं ले पाई, मरने लगी, फूड नहीं मिला, जिनकी लंबी चोंच थी वो बच गई। अब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो लंबी चोंच वाली चिड़िया हुई, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया लंबी चोंच वाली चिड़िया हुई, तो फिर धीमे धीमे पूरी पॉपुलेशन वैसी चेंज हो गई। जहां पर सीड प्रेजेंट थे वहां पर चिड़ियाएं पहुंची, तो वहां पर जिस चिड़िया की चोंच बड़ी थी, मजबूत थी, उसने सीड को फोड़ के खा लिया, बाकी भूखी मर गई। अब उसकी पॉपुलेशन बनी तो ब्रॉड चोंच वाली बनी, ऐसे करके कैरेक्टर वो इवॉल्व होते चले गए। तो यहां पर सबसे बड़ा फंडा ये था गैलापागोस आइलैंड में कि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, आइलैंड्स के बीच में महासागर प्रेजेंट था और चिड़िया इसलिए आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाई वो, तो इस प्रकार नई प्रजातियों का विकास हुआ। तो ये बेसिकली एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, एलोपेट्रिक प्रजातिकरण जो है वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के चलते होता है, भौगोलिक पृथक्करण के चलते होता है बेटा। ठीक है, देखिए एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी
दोनों अलग अलग आइलैंड पर पहुंच गई, उनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर था, तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि नई प्रजाति का विकास हो गया बेटा, है ना। आई बात समझ में, याद रखना। तो प्रजातिकरण जो है वो 5 तरह का होता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ स्पेसिएशन। एक होता है एलोपेट्रिक, दूसरा होता है पेरीपेट्रिक, तीसरा होता है पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक एंड द आर्टिफिशियल, है ना। तो इसमें से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। बार बार बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो एलोपेट्रिक में मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि बीच में ज्योग्राफी, देखो बीच में यहां पे एक शुरुआती पॉपुलेशन देखिए, फिर बीच में क्या देखा हमने एरो लाके, हमने कहा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, दो पॉपुलेशन के बीच में भौगोलिक सीमा आ जाएगी जिसके चलते दो पॉपुलेशन आपस में जो है वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी, धीमे धीमे जो है कैरेक्टर सेग्रीगेट होने, अलग अलग होने लगेंगे और वो पॉपुलेशन कैरेक्टर यूनिक होने लगेंगे और दो नई प्रजातियां बन जाएंगी। जबकि सिम्पेट्रिक में कुछ ऐसा होता है, सिम्पेट्रिक में कुछ ऐसा होता है कि एक पॉपुलेशन के कई सारे जीव, एक पॉपुलेशन के कई सारे जीव जो आपस में फ्री इंटरब्रीडिंग करते हैं, उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों से रिप्रोड्यूस करना बंद करते हैं, केवल अपने ही एक ग्रुप में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, केवल अपने ही एक ग्रुप में रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये कि ये पॉपुलेशन, सिम्पेट्रिक पॉपुलेशन जो है वो एक ही जगह पर रहती है, लेकिन वो दूसरे पॉपुलेशन के कुछ मेंबर, पॉपुलेशन के कुछ मेंबर ही आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरे किसी से रिप्रोड्यूस वो नहीं करते हैं। तो धीमे धीमे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने लगता है। यहां भी आइसोलेशन है पर वो ज्योग्राफिकल नहीं है, रिप्रोडक्शन के लेवल पर है। तो इससे भी प्रजातिकरण होता है, इसे बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं इसे हम, ठीक है। देखो एलोपेट्रिक में क्या है, ज्योग्राफिकल बैरियर है। सिम्पेट्रिक में क्या है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है कि कुछ मेंबर जो हैं वो दूसरों से जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उनके जीन दूसरे पॉपुलेशन के जीन के अंदर मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो एक नई प्रजाति बन जाएंगे। लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का इसमें भी वक्त लगता है, ठीक है। पैरापेट्रिक में क्या होता है, पैरापेट्रिक में पार्शियल आंशिक रूप से जो स्पेसिएशन होता है उसमें हम कहते हैं कि जो है वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो आंशिक तौर पर होता है उसमें, ठीक है ना, पार्शियल होता है। और जबकि पेरीपेट्रिक में क्या होता है कि पेरीपेट्रिक में ये होता है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो निकटवर्ती एरिया, समीपवर्ती एरिया में होता है, अलग होता है, पर वो नियर बाय एरिया में होता है कि मेन पॉपुलेशन की पेरीफेरी में होता है। चलो देखते हैं इसको हम। देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन सब जगह एक समान है। देखिए एलोपेट्रिक में, पेरीपेट्रिक में, पैरापेट्रिक में, सिम्पेट्रिक में ओरिजिनल पॉपुलेशन है। फिर ध्यान से देखिए कि प्रजातिकरण का पहला स्टेप जो एलोपेट्रिक में होता है कि वहां पर दो पॉपुलेशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है, पॉपुलेशन वहां पर दो हिस्सों में बढ़ जाती है क्योंकि बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, भौगोलिक सीमा रेखा वहां पे आ चुकी होती है, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर वहां पे आ चुका होता है। तो क्या होता है कि पॉपुलेशन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और लंबे समय के बाद क्या होता है कि दो नई जो है वो लंबे समय के बाद क्या होता है कि दो नई प्रजातियां बन जाती हैं इसके। सिम्पेट्रिक सबसे आखिर में आते हैं। सिम्पेट्रिक में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन होती है, ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, उसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जेनेटिक मेकअप को थोड़ा डिफर करते हैं और वो दूसरे जीवों से रिप्रोड्यूस करना बंद करते हैं या दूसरे जीवों के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। धीमे धीमे एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर ही एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है, सिम्पेट्रिक है। अब इनके बीच की जो कंडीशन है वो है पेरीपेट्रिक और पैरापेट्रिक के। तो पेरीपेट्रिक में क्या होता है बेटा, पेरीपेट्रिक में ऐसा होता है कि एक पॉपुलेशन जो होती है ना, जहां मेन पॉपुलेशन होती है उसके पास में क्या होता है बेटा, उसके पास में मान लीजिए मैंने कहा कि उसके पास में जो है वो कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एक नया लावा बाहर निकला, लावा ठंडा हुआ, तो एक नया आइलैंड बन गया, पास में एक नई जगह बन गई। तो पॉपुलेशन के कुछ लोग उस नई जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए, ठीक है। और वो चूंकि अब वो इस तरफ बाकी मेन पॉपुलेशन से रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए, वो वहीं रिप्रोड्यूस करते रहे, तो उस आइलैंड पर एक नई प्रजाति का विकास हो गया। देखिए न्यू निके इंटर, मतलब कुछ नया घटा वहां पर आसपास में जो है कोई नया आइलैंड बन गया, कोई नई चीज बन गई, जिसके चलते जो है वो एक नया निके आ गया। यहाँ पे एक नया निके मतलब वो जगह, वो कंडीशन जहां पर कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेता है और रहता है, अपने आप को अपना इंटरेक्शन इस लिविंग वर्ल्ड से करता है, वो निके कहलाती जगह वहां पर पहुंचा है, ठीक है। अब आइसोलेटेड हुआ तो देखो दो नई प्रजातियां बन गई। जब पैरापेट्रिक की बात करते हैं तो जो नया निके होता है, नई जो अवस्था होती है, वो बेसिकली मेन पॉपुलेशन से जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक बड़ा जंगल था,
उस जंगल के एक हिस्से में जो है वो कुछ हिस्सा ऐसा था जंगल का जो जुड़ा, पूरा बड़ा जंगल के कुछ हिस्से में क्या हुआ, कुछ जो है बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर गए वहां पे, ठीक है। वहां पे आसानी से जंगल के उस हिस्से में जो दूसरा किनारे वाला हिस्सा था वहां पर पहुंचना बाकी जीवों के लिए मुश्किल हो गया, तो रास्ते में पेड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। या कोई अचानक से कोई जो है वो पतला सामने का नहर बहने लगी है, या कोई शिकारी एक्टिविटी है, या जंगल का वो हिस्से में आग लग गई थी तो वो हिस्सा जो है वो खाली हो गया है, तो यहाँ के जीव उस तरफ नहीं पहुंचते, वहां के जीव इस तरफ नहीं आते। हालांकि कुछ नया नहीं हुआ, वही जंगल जो जुड़ा हुआ ही दो हिस्सों में बढ़ गया, तो हमने कहा जो नया हिस्सा, जो छोटा हिस्सा अलग हो गया, हमने कहा वो नया निके बन गया, नया रेंज ऑफ कंडीशन वहां पर आ गया अटके। तो क्या हुआ कि वो जुड़ा हुआ है, एंड मेन पॉपुलेशन से जुड़ा होगा, लेकिन चूंकि वहां के जीव रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए मेन पॉपुलेशन के हिस्सों से, इसलिए वहां पे जो है वो नई प्रजाति बन गई, ठीक है। समझो यहां पर ज्योग्राफिकल बैरियर आया, एलोपेट्रिक पॉपुलेशन। सिंपेट्रिक में पॉपुलेशन के एक हिस्से ने जो है रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया बाकी हिस्से के साथ में, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, तो सिंपेट्रिक हो गया वो। पेरीपेट्रिक में क्या हुआ, नया निके आया, एक नया जो है हैबिटेट क्रिएट हुआ, और ये आइसोलेटेड निके जो था, अलग निके था, अलग था, और एक नया आइलैंड बनाया, नया कुछ बना जिस पर कि जीव रहने लगे, दो अलग अलग प्रजाति विकसित होने लगी। और पैरापेट्रिक में क्या था कि एक बड़े निके में बड़े हैबिटेट का एक हिस्सा ऐसा था जो हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व कर गया, जो उससे जुड़ा हो, मेन हिस्से से जुड़ा होता है, लेकिन पॉपुलेशन आपस में रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तो फिर नई प्रजातियां बन जाती है, ठीक है। देखिए एलोपेट्रिक स्पेशीज की बात करते हैं हम, तो जब व्हेन ए स्पीशीज सेपरेट इनटू टू सेपरेट ग्रुप व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, के इसमें एक फिजिकल बैरियर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक पर्वत श्रृंखला होती है, माउंटेन रेंज होती है, वाटर वे होता है, ठीक है, पानी बह रहा होता है बीच में से, महासागर है, नदी है, ठीक है, जिससे कि दो प्रजातियां आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती है। और चूंकि हर एक हैबिटेट की अपनी एक यूनिक डिमांड होती है, उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं उनको बेहतर इस्तेमाल करने के लिए वो कैरेक्टर जो उन रिसोर्सेज के यूज करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को एबल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, वो इवॉल्व करने लगते हैं उनके। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि दो नई प्रजातियों का विकास शुरू हो चुका होता है। जैसे देखिए अब आप देखिए, अब यहां पर क्या हुआ कि बड़ी सी खाच है, यहां पे बड़ा सा जो है एक रिफ्ट बन गया, यहां पे आप देख रहे हैं। अब एक पॉपुलेशन जो है वो इस तरफ रहती है, एक पॉपुलेशन मैंने कहा वो इस तरफ रहती है, दूसरी इस पर रहती है, तीसरी इस तरफ रहती है। अब कितना लंबा है आप बताइए मेरे को, कि बड़ा मुश्किल काम है कि ये आपस में इंटरब्रीड करें। कैसे करेंगे इंटरब्रीड, क्योंकि ज्योग्राफिकली आप देखिए इसमें बड़ी बड़ी बाधाएं प्रेजेंट है, इतना बड़ा रिफ्ट प्रेजेंट है, तो बेहतर है कि ये पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को, ये पॉपुलेशन यहीं पर रिप्रोड्यूस करती रहेगी, ये यहाँ पे करती रहेगी, वो क्या ये यहाँ पे करती रहेगी, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद अलग अलग प्रजातियां बन जाएंगी वहां पे, ठीक है। देखिए आप, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है ना, तो ये क्या, ये सच्चाई है कि बाकायदा इसके एविडेंसेस हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल इसका, एरिजोना का ग्रैंड कैन्यन के एरिजोना का ग्रैंड कैन्यन जो है वो उसकी बात करें हम कि वहां पे क्या है, स्क्विरल्स एंड स्मॉल मैमल्स दैट हैड बीन वंस पार्ट ऑफ सिंगल पॉपुलेशन could not go longer contact and reproduce with each other across the new geographical barrier. They could no longer interbreed. The squirrel population underwent allopatric expansion. देखिए गिलहरियां थी, छोटी छोटी गिलहरियां, अब वो गिलहरी कहां जाएगी इतनी बड़ी जो है वो खांच को या इतनी बड़े ड्रिफ्ट को कैनियन को जो है वो क्रॉस करती हुई के, तो क्या हुआ वहां पे कि उस गिलहरी की में एलोपेट्रिक एक्सपेंशन हमको देखने मिला, ठीक है। Today, two separate squirrel species inhabit in north and south rim of the canyon. के तो जो कैनियन है एरिजोना कैनियन है, जो एरिजोना का बड़ा ड्रिफ्ट है, ग्रैंड कैनियन है, उसके दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में आपको दो अलग अलग गिलहरी की प्रजातियां आपको देखने मिलेंगी, जो एलोपेट्रिक एक्सपेंशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन चिड़ियाओं के साथ ऐसा नहीं, चिड़ियाएं जो है उड़ के पहुंच गई, तो वहां उनका एलोपेट्रिक एक्सपेंशन देखने हमको नहीं मिला वहां पे, ठीक है। When a small group of individuals break off from a larger group and form a new species, it is the मैंने कहा ना कि एक पॉपुलेशन का बड़े पॉपुलेशन में छोटा सा ग्रुप अलग हुआ और उसने एक नया हैबिटेट क्रिएट कर लिया, जंगल का जो एक किनारा था वहां पहुंच गया वो, ठीक है, रहने लगा। तो क्या हुआ कि एज एलोपेट्रिक एक्सपेंशन फिजिकल बैरियर मेक इट इम्पॉसिबल फॉर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू इंटरब्रीड विद वन अनदर। मैंने कहा ना आपसे कि जंगल के दूसरे किनारे पर हो सकता है कि जहां पहुंच गया वो उसके बीच में कुछ पेड़ गिर गए हों, कुछ जंगल के कुछ हिस्से में आग लग गई, तो अब दोनों आपस में जीव नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एलोपेट्रिक एक्सपेंशन एंड पेरिपेट्रिक एक्सपेंशन इज दैट
इन पेरिपेट्रिक स्पेसिस द वन ग्रुप इज मच स्मॉलर देन दी अदर, के एक ग्रुप बहुत छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। एलोपेट्रिक में दोनों ग्रुप जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉलर ग्रुप आर पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द ग्रुप। अब सिंपल सी बात है, जो छोटा ग्रुप होगा उसके जो कैरेक्टर होंगे वही अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे, तो धीमे धीमे जो है वो एक कुछ कैरेक्टर जो वहां पे सर्वाइवल के लिए जरूरी होंगे वो उनको बढ़ावा मिलने लगेगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा ना पेरिपेट्रिक है एलोपेट्रिक के, तो मैंने क्या कहा आपसे कि नया निके बन गया वहां पे, या कोई हिस्सा अलग हो गया ज्योग्राफिकल बैरियर के चलते के, मैंने कहा ना कि वहां मतलब कुल मिला के ये कि जीवों का आपस में आवागमन वहां पे रुक गया, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, ये भी हो सकता है कि वहां पे लावा का विस्फोट हुआ, कोई नया आइलैंड बन गया आसपास में, वहां जीव शिफ्ट हो गए, ठीक है। जब हम पैरापेट्रिक स्पीसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पीसीज स्प्रेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, एक प्रजाति बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैली होती है। ऑल्दो इट इज इम्पॉसिबल for any member of the species to mate with another member, individual only mate with those in their geographical region। अब मैंने क्या कहा, एक बड़ी पॉपुलेशन थी, कुछ जीवों ने जो है वो डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि भैया ये जो हिस्सा है इस तरफ का हिस्सा है, इस तरफ हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि डिसाइड ये हुआ कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम अपने से अलग मानते थे, यानी ये जो जीव यहां पर प्रेजेंट थे वो यहां पर रिप्रोड्यूस करते थे, कुछ यहां पर रिप्रोड्यूस करते थे, लेकिन क्रॉस रिप्रोडक्शन ये नहीं हो पा रहा था एनिमेट के। एक ही जगह पर है पर एक किनारा दूसरा किनारा है के, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा कि वो जो दूसरा हिस्सा बना थोड़ा अलग हट गया और के, यदि जंगल में आग भी लगी है तो दो हिस्से इतने अलग अलग हो गए कोई मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे चाहे एफर्ट करें तो वो मिल सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, यहां पर एलोपेट्रिक और पेरिपेट्रिक के समान डिफरेंट हैबिटेट प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि यहां पर प्रजातियां जो होती हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर जो है वो नहीं होता है। यहां पर वो क्या होती है, सेम इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके चलते प्रजातियां एक दूसरे के पास मूव नहीं करती हैं, ठीक है ना, ठीक है। हो सकता है कि इस एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक रहता हो, यहां कम रहता हो, तो जीव जो है वो अपने आपको वहां उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिए हो, और वहां के जीव यहां आना नहीं चाहते हो और यहां के उस तरफ जाना नहीं चाहते हो। तो ये हो गया पैरापेट्रिक स्पेसिस हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, एलोपेट्रिक में क्या हुआ, एक ज्योग्राफिकल बैरियर बना, पॉपुलेशन दो बड़े हिस्सों में बढ़ गई और दो बड़े हिस्सों का विकास हुआ आपस में, ये एलोपेट्रिक स्पेसिस है के। पेरिपेट्रिक में क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा एक नए हैबिटेट में जाके शिफ्ट हो गया वो, और वहां पर जो है वो एक नए निके में शिफ्ट हो गया जाकर, और यहां पर भी ज्योग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा क्योंकि दोनों पॉपुलेशन के बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है, ठीक है। पैरापेट्रिक में क्या हुआ कि यहां पर दो पॉपुलेशन का बड़ी पॉपुलेशन में दो ग्रुप बन गए, दोनों ग्रुप आपस में इंटरब्रीड करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दो अलग प्रजातियों का विकास हो गया यहां पर। फिर आते हैं सिंपेट्रिक स्पेसिस की बात करते हैं। इसमें क्या है, कोई फिजिकल बैरियर यहां पर नहीं होता है पॉपुलेशन के जीवों के बीच में, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्लोज एक पॉपुलेशन जो है वो बड़ी पॉपुलेशन एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है, लेकिन A new species perhaps based on different food source or characteristics seems to be developed spontaneously के, ऐसा कहते हैं कि प्रजातियों में के जो मेंबर होते हैं बड़ी पॉपुलेशन के, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा अलग होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलती है, और वो पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसके चलते वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो होती है वो एक नई प्रजाति के रूप में डेवलप होने लगती है, ठीक है। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं संभवतः ये फूड रिसोर्स को लेके कोई स्पेसिफिक लक्षण को लेके ऐसा हो सकता है कि द थ्योरी इज दैट सम इंडिविजुअल बिकम dependent on certain aspect of an environment such as shelter or food source while others do not के। क्या हुआ, मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका, चिड़ियाओं का एक बड़ा ग्रुप था, वे चिड़ियाएं सीड भी खा रही थी, सब खा रही थी, लेकिन चिड़ियाओं के एक छोटे ग्रुप ने पता लगा लिया कि एक बड़ा बरगद का जो पेड़ होता है उस पेड़ के अंदर जो छाल होती है वहां पे कुछ छोटी छोटी इल्लियां वर्म्स होती हैं, उन वर्म्स को खाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इमेजिन कर रहे हैं मैं कहानी। अब वो चिड़ियाओं का ग्रुप, छोटा सा ग्रुप जो है, उसने पता लगा लिया सोर्स फूड का कि बरगद के पेड़ की छाल के नीचे छोटे इल्लियां होती हैं, उनको खाना चाहिए, ठीक है। वो चिड़ियाओं का छोटा सा ग्रुप जो है, बाकी चिड़ियाएं सब जगह घूम रही हैं, सीड भी खा रही हैं, फल भी सब जगह घूम रही हैं उनके, लेकिन ये चिड़ियाएं जो है वो केवल रोज बरगद के पेड़ के पास जाके अपना पेट भर लेती, वापस आती है, रोज सेम टाइप का काम कर रही है, सालों ये काम होता रहा। अब इनको लगा कि फूड तो यही, अब क्या हुआ, इन्होंने बाकी दूसरी चिड़ियाओं के साथ में इंटरब्रीड करना बंद कर दिया इन्होंने। अब इनकी पॉपुलेशन जो बनी,
वो ऐसी बनी जो उस वर्म को आसानी से पकड़ने में हेल्प करती हो, पहचानने में हेल्प करती हो। तो धीमे धीमे क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसमें, एक दो दिन में नहीं होता है। एक ऐसी चिड़ियाओं की वैरायटी बन गई जो पेड़ की छाल में छुपे हुए कीड़े खाने लगी, बाकी चिड़िया नॉर्मल रही, ये अलग बन गई। ठीक है, देखिए एंसेस्ट्रल स्पीसीज, उसमें से एक छोटा सा आप ब्लैक देख रहे हैं डॉटेड लाइन के, एक हिस्सा ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। धीमे धीमे मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ, एक नई प्रजाति का यहां पर विकास हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब प्रजातिकरण में बात करें हम तो एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिमेट्रिक, और उसमें से बेटा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है सिंपेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, यहां पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलता है, जबकि एलोपेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है। पेरीपेट्रिक में क्या होता है, पेरीपेट्रिक में जो है एक नया निके बनता है जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होता है। पैरापेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है, वो बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा अलग हो जाता है। ठीक है, पैरापेट्रिक में। ठीक है, अब सिंपेट्रिक स्पीशीज का एग्जांपल होता है एप्पल मैगट। ठीक है, एक इंसेक्ट होता है that lays its egg inside the fruit of an apple causing it to rot के, एक इंसेक्ट होता है एप्पल मैगट, वो सेब के अंदर जो है अपने अंडे देता है और सेब के अंदर ही वो जो है वो ग्रो करता है उठ के। As the apple fall from the tree, the maggot dig the ground before emerging as flies several months later। ठीक है, जब एप्पल जो जैसी पेड़ से जमीन पे गिरता है के, तो मैगट जो है वो ग्राउंड में जो है वो पे जाके जो है वो रहते हैं यहाँ पे, और उसका जो है वो फ्लाइज के रूप में आगे जो है वो ग्रो करते थे, तो ग्राउंड में जाकर रहने लगते हैं, फिर वो फ्लाई के रूप में डेवलप हो जाते हैं। द एप्पल मैगट ओरिजिनली laid its egg in the fruit of a relative of apple, a fruit called hawthorn के। तो एप्पल मैगट जो है वो बेसिकली ये एक जो फ्रूट जो एप्पल के समान ही होता है, जिसे हम बोलते हैं हॉथॉर्न फ्रूट कहते हैं, उसके अंदर जो है वो ओरिजिनली उसके अंदर अपने अंडे दिया करते थे। जैसे ही जो है नॉर्थ अमेरिका में एप्पल के प्लांट लगाना शुरू किए गए, तो इन्होंने एप्पल के अंदर अपने अंडे देना शुरू कर दिया, और आज ऐसा हो गया है कि हॉथॉर्न इसकी स्पीसीज जो होती है वो केवल हॉथॉर्न में अंडे देती है, और एप्पल मैगट की स्पीसीज केवल एप्पल में अंडे देती है, जबकि वो दोनों एक ही थे। मतलब पहले जो ये जो आपके मैगट थे, ये हॉथॉर्न के अंदर अपने अंडे दिया करते थे, जो एप्पल के समान ही एक फल था। लेकिन जब यूरोप में एप्पल लगाना शुरू किया गया तो एप्पल में जाने लगे, तो जो एप्पल के अंदर जो अंडे देने लगे वो एप्पल पे डिपेंडेंट हो गए, बाकी हॉथॉर्न पर रहे उठ के। तो एक प्रकार से एक ही प्रजाति जो है वो दो नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई वो। ठीक है, हालांकि साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि दो फूड हैबिट अलग अलग है, दो अलग अलग प्रजातियां नहीं है, परंतु कई साइंटिस्ट कहते हैं दो अलग प्रजातियां बन चुकी हैं। आर्टिफिशियल स्पीशीज क्या मतलब होता है कि जिसको हम लोग अपने प्रयास से तैयार करें, उन प्रजातियों के हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में कई सारे प्रयोग किए गए जिसमें कि साइंटिस्ट जो है वो फ्रूट फ्लाइज इन सब की जो है वो आर्टिफिशियल प्रजातियों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें म्यूटेशन कर रहे हैं, म्यूटेशन करके जो है नई नई वैरायटीज और स्पीसीज को जनरेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो आर्टिफिशियल जो है वो स्पीशीज उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही किया हमने। जैसे देखिए हार्डी-वीनबर इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस थे, जो ऑलरेडी जीन फ्रीक्वेंसी में हम जेनेटिक्स में लगा चुके थे, उनको हमने एक बार रिकॉल कर लिया। और लिविंग वर्ल्ड में जहां पे प्रजातिकरण को बताया था, मैंने एक बार शीट दिया था आपको, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट, उसके कॉन्सेप्ट को हमने एक बार यहां पर रिकॉल कर लिया। ठीक है, क्योंकि जरूरी है, उसके बगैर आप जब एमसीक्यू बुक लगाएंगे तो क्वेश्चन कहीं बनेंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे बात करेंगे कि जो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे हम। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.